हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। अब तक की हमारी जो क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके थे पॉलिनाइजेशन क्या होता है, एंड पॉलिनाइजेशन के हमने पढ़े थे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनाइजेशन एंड एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनाइजेशन। ये हमारे 2 मेन टाइप थे। सेल्फ पॉलिनाइजेशन में हमने एक टाइप पढ़ा था जिसे हमने बोला था सजात पुष्पी परागण। ये हमारा है स्वपरागण एंड ये हमारा है पर परागण। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारे पर परागण क्रॉस पॉलिनाइजेशन पे। किस पर आधारित है हमारी आज की क्लास? पर परागण क्रॉस पॉलिनाइजेशन। यदि परागण की क्रिया 2 पुष्पों के मध्य होती है ना, और वो 2 पुष्प क्या है, भिन्न पादप के हैं, अलग अलग पादप के हैं, तो वो हमारा कैसा परागण होता है? पर परागण होता है। परागण की प्रक्रिया 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होती है, तो ऐसा परागण पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा परागण? हमारा पर परागण कहलाता है। पर परागण क्या है? वास्तविक होता है। क्या है ये? हमारा वास्तविक होता है, और ये हमारे लिए जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है हमारा पर परागण इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसके कारण ही हमारे आनुवांशिक विविधताएं आती है, जो कि आनुवांशिक विविधताएं हमारे स्वपरागण से, सेल्फ पॉलिनाइजेशन से नहीं आई थी, लेकिन यदि हम हमारा क्रॉस पॉलिनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास आनुवांशिक विविधताएं आती है। अब देखिए किस तरह से होता है। ये हमारा एक प्लांट, ये हमारा दूसरा प्लांट। इस प्लांट की फीमेल एंड ये मेल, एंड इस प्लांट की फीमेल। अब यहां से मेल दूसरे प्लांट पे, मेल के पॉलन ग्रेन हमारे दूसरे प्लांट पर जा रहे हैं, तो इस टाइप का हमारा पॉलिनाइजेशन क्या है? हमारा क्रॉस पॉलिनाइजेशन है। अब क्रॉस पॉलिनाइजेशन किस तरह से होता है? क्योंकि हमें इसके लिए माध्यम की जरूरत होगी। हमारे क्रॉस पॉलिनाइजेशन में हमें क्या होगा? माध्यम की जरूरत होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं। ले लिया आपने? ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे क्रॉस पॉलिनाइजेशन में हमें माध्यम की जरूरत होती है ना, वो माध्यम किस तरह से होगा? क्रॉस पॉलिनाइजेशन में हमें माध्यम की जरूरत होती है, तो हमारा क्रॉस पॉलिनाइजेशन एक होता है अजैविक, एक होगा जैविक। अजैविक जैसे वायु द्वारा, और जैविक जैसे कीटों द्वारा। पानी या जल द्वारा, हम बोल दें मधुमक्खी द्वारा। इन शॉर्ट हमारा क्रॉस पॉलिनाइजेशन क्या है? यदि हमारी परागण की क्रिया 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य हो रही है, तो वह हमारा क्या है? पर परागण है। ठीक है। पर परागण वास्तविक प्रक्रिया है,
पर परागण हमारे इम्पोर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधताएं आ जाती हैं। फिर पर परागण हमारा दो कारकों से होता है या दो प्रकार से होता है। एक है हमारा अजैविक, एक है हमारा जैविक। अजैविक में सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो अजैव है, यानी कि जीवित नहीं है, सजीव नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हमारा वायु, जल। एंड अगर हम बात करें हमारे जैविक कारकों की, तो हमारे जैविक कारक क्या आ जाएंगे? कीट, मधुमक्खी, छिपकली, चमगादड़। अब इनके द्वारा किस तरह से परागण होता है वो देखेंगे हम, कि हमारे अजैविक कारकों द्वारा किस तरह से परागण होता है और हमारे जैविक कारकों द्वारा किस तरह से परागण होता है। और ये हमारा डायग्राम था पर परागण का। होप सो इतना आपके लिए क्लियर होगा। इतना क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि यस मैम, ओके, ठीक है। चलिए, अभी तक हम देख चुके हैं हमारा पर परागण क्या होता है, पर परागण के कारक, अजैविक कारक और जैविक कारक के बारे में देख चुके हैं। अब हम अजैविक कारक में ही हमारी किस तरह से पर परागण होता है, किन के द्वारा होता है, एंड जैविक पर परागण में ही हमारे किन के द्वारा होता है, किस तरह से होता है, वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अजैविक पर परागण है वो हमारा वायु द्वारा पर परागण हो रहा है और जल द्वारा पर परागण हो रहा है। यानी कि अगर वायु के माध्यम से पर परागण हो रहा है ना, तो वायु द्वारा पर परागण है, जिसे कि हम एनिथोमोफिली बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जल द्वारा पर परागण। जल द्वारा पर परागण हो रहा है, यानी कि जल के माध्यम से पर परागण होगा। जो हमारा परागकण होगा वो जल के माध्यम से ही दूसरे वर्तिकाग्र पर जाएगा। इस प्रकार का परागण हमारा क्या है? हाइड्रोफिली है। दैट्स क्लियर। ये हमारा अजैव द्वारा पर परागण के दो प्रकार हैं जो हमारी बुक में दिए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है इन डिटेल्स में। जैविक पर परागण हमारे डिटेल्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा हो रहा है और किन में हो रहा है और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए एवं हमारे बोर्ड के लिए भी अच्छा है। आपकी नॉलेज के लिए भी ये लेक्चर बहुत अच्छा है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जैविक कारकों में। अगर कीटों द्वारा पर परागण हो रहा है, कीट पर परागण। सांप द्वारा पर परागण हो रहा है, सांप द्वारा पर परागण। अगर हमारे चमगादड़ द्वारा हो रहा है, चमगादड़ से होगा। घोंगे द्वारा पर परागण यानी किससे होएगा? घोंगे से होएगा। पक्षियों द्वारा पर परागण यानी कि हमारे चिड़िया वगैरह है, उनके द्वारा हमारा परागण की प्रक्रिया होगा, तो पक्षियों द्वारा पर परागण होगा। इनको हम कीट द्वारा पर परागण किस में होगा? हमारे साल्विया में होगा, फाइकस में होगा। कीट द्वारा पर परागण को क्या बोलते हैं हम? एनिथोमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिथोमोफिली। अगर हमारे सांप द्वारा पर परागण है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपियोफिली। क्या बोलते हैं? ओपियोफिली। नेक्स्ट हमारा चमगादड़ द्वारा है, घोंगे द्वारा है, पक्षियों द्वारा है। इस तरह हमें एक टेबल, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करके आएंगे एग्जाम में इसी तरह से, तो कितना अट्रैक्टिव लगेगा। आप बहुत इजीली अपने एग्जामिनर से मार्क्स कंडक्ट कर सकते हैं इस तरह से लिखकर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे हमारा जैविक पर परागण क्या होता है और अजैविक पर परागण क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम देखने वाले हैं वायु द्वारा परागण, जिसे कि हम एनिमोफिली बोलते हैं, वो किस तरह होता है। तो पहले हमें पता है, इतना तो पता चल गया ना अभी तक, कि वायु द्वारा परागण हमारे कहाँ होगा? अजैविक कारकों द्वारा होता है। किस तरह होगा? वायु द्वारा होगा। दैट क्लियर। तो वायु द्वारा परागण अजैविक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारे अजैविक कारक है, हमारी बुक में दो ही है, वायु द्वारा एवं जल द्वारा। तो जो हमारे अजैविक कारक हैं उनमें से वायु द्वारा परागण अजैविक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है,
परागित पुष्पों के लक्षण क्या होते हैं कि वहां वायु परागण हो जाए? क्या होता है कि जो ये हमारे वायु परागित पुष्प है, इनके परागणों में इनके परागण हल्के होते हैं, यानी कि वजन में कम होते हैं, वेट कम होता है उनका, बिल्कुल हल्के होते हैं। अब आप सोचो ना कि हल्के नहीं होंगे तो वायु में उड़ कैसे पाएंगे? अगर भारी होते तो वायु में नहीं उड़ पाते ना, नहीं इस एक जगह से दूसरी जगह जा पाते, तो इन्हें हल्का होना पड़ेगा ना। तो इसलिए इनका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारा? वायु द्वारा परागित पुष्प कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। नेक्स्ट ये बोलते हैं अचिपचिपे होते हैं। वायु द्वारा परागित पुष्प क्या है हमारे? अचिपचिपे होते हैं। भाई चिपचिपे होंगे तो भी एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। परागण वो वायु द्वारा परागित पुष्प हल्के हैं और चिपचिपे होंगे तो आपस में ही चिपक जाएंगे। माना कि किसी दूसरे प्लांट पे गए, उसकी पत्ती पर रह गए या कहीं और, तो चिपचिपे किसी भी चीज पर चिपक जाएंगे। तो ये क्या होने चाहिए? अपने अचिपचिपे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। अगर चिपचिपे हैं तो उसको बोलेंगे हम स्टिकी, और अचिपचिपे हैं तो उसको बोलेंगे हम नॉन स्टिकी। और हल्के यानी वेटलेस होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे परागकणों का निर्माण अत्यधिक संख्या में हो। अब ज्यादातर तो सब में ही परागकणों का निर्माण अत्यधिक संख्या में ही होता है, क्योंकि परागकण को ये तो नहीं पता कि भाई मुझे कहाँ जाना है, उसका कोई रास्ता तो है नहीं, वो एक भगवान भरोसे ही जाएगा ना कि भाई पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें, गलती से गलत जगह पहुंच गया तो वो परागकण तो वेस्ट ही होते हैं ना। सिर्फ कितने से परागकण यूजफुल होते हैं, बाकी सारे तो वेस्ट हो जाते हैं। अब बाकी सारे वेस्ट कैसे होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, किसी ना किसी कारण वो डेड हो जाते हैं, या तो कोई उनका भोजन बना लेता है या फिर वो खत्म हो जाते हैं, अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते। तो हमारे परागकणों का निर्माण अत्यधिक संख्या में होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर आपका? ठीक है। अब क्या होता है? मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। क्या हो रहा है? हमारे मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित है। भाई हमें मकरंद ग्रंथियों की वायु परागित पुष्पों में जरूरत ही नहीं है, तो मकरंद ग्रंथियां हमारे अनुपस्थित ही होगी। हमें क्यों जरूरत नहीं है मकरंद ग्रंथियों की? सोचो। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी कीट पतंगे को अपने पास नहीं बुला रहे। अट्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, अट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर मकरंद ग्रंथियां होगी तो हमारे कीट वहां पर आएंगे, पक्षी आएंगे, और भी चीजें आएंगी जो हमारे परागण करवाती है। हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें वायु द्वारा परागण चाहिए। तो मकरंद ग्रंथियां ही इनमें अनुपस्थित होती है। अब क्यों होगी मकरंद ग्रंथियां? भाई जब इनका ऐसे ही काम चल रहा है तो ये क्यों पैसे खर्च करे, क्यों मेहनत करे मकरंद बनाने की, शहद बनाने की, क्यों मेहनत करे? तो इनमें क्या है? मकरंद ग्रंथियां ही अनुपस्थित होती है, क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं होती कि इनके पास मकरंद ग्रंथियां हो। मकरंद ग्रंथियों की जरूरत हमें क्यों होती है? ताकि हमारे पुष्प की तरफ कीट आकर्षित हो, उन्हें शहद मिले, उन्हें कुछ मिलेगा तभी तो अपना काम करेंगे। अब वो काम क्या करके देते हैं हमें? पुष्पों में काम क्या करके देते हैं? वो परागण की प्रक्रिया करके दे देते हैं। इतना क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। पुष्प सामान्यतः आकर्षक नहीं होते, अट्रैक्टिव नहीं होते। अट्रैक्टिव जैसे हमारा रोज का फ्लावर है ना, तो उसके जो हमारे उसके बाह्य दल दिखेंगे आपको, तो हमारे बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं। कलरफुल फ्लावर्स कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन जो वायु परागित पुष्प होंगे ना, उनमें कोई भी अट्रैक्शन का केंद्र ही नहीं है, उनमें ऐसा कोई अट्रैक्टिव कलर ही नहीं होता। अट्रैक्टिव कलर मतलब भड़काऊ कलर जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसा उनमें कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे कीट पतंगे नहीं आएंगे, कीट पतंगे नहीं आएंगे तो परागण उनके द्वारा नहीं होगा। तो हमारा कैसा परागण होगा? वायु द्वारा परागण होगा। नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्तिकाग्र रोम युक्त होती है। अब वर्तिकाग्र को रोम युक्त क्यों होना पड़ा? देखो वापस हमारा वही वर्तिकाग्र का डायग्राम। अब ये जो हमारी वर्तिकाग्र है ये रोम युक्त क्यों होती है? रोम युक्त क्यों होती है? क्योंकि भाई जो हमारा वायु द्वारा परागण होगा तो परागण ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हुए आएगा। अब उसे तो नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, तो वर्तिकाग्र में ही ऐसे एडेप्टेशन होते हैं कि भाई हमारा परागण आया और हम उसे कैच करें, हम उसे अपने पास रखें, हमारे वर्तिकाग्र पर वो आए। तो उसके लिए इनमें क्या होगा कि
कि वर्तिकाग्र कैसी होती है, रोम युक्त होती है, यानी कि उस पर रोम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ताकि वो परागकण को अपने पास बुला सके और अपने आगे की प्रक्रिया को कैरी ऑन कर सके। इतना क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, पूर्णतः अनावृत पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? अनावृत पुष्प होते हैं, यानी कि इनमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा किसी फ्लावर में, फिर अपने परागण की प्रक्रिया होगी, एक साथ नहीं होंगे दोनों। नेक्स्ट है हमारा, एक अंडाशय में केवल एक बीजांड उपस्थित होता है। कई अंडाशय ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीजांड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, एक अंडपी, बहुअंडपी, एक जायांगी, बहुजायांगी। तो उनमें क्या था, एक जायांगी में एक ही बीजांड था, बहुजायांगी में एक से ज्यादा बीजांड थे। अब वो भी हमारे दो प्रकार थे, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, आपस में अलग अलग है तो वियुक्तांडपी, है ना। तो उस तरह से इनमें तो क्या होगा, इस प्रकार के अगर वायु परागित पुष्प होंगे ना, तो उनमें क्या होगा, हमारे एक अंडाशय में केवल एक बीजांड ही पाया जाएगा, एक बीजांड से ज्यादा बीजांड हमारे नहीं पाए जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे, ऐसा हमारे मक्का में हो रहा है, ऐसा हमारे गेहूं में हो रहा है, नारियल में हो रहा है, गन्ना में हो रहा है, सेब में हो रहा है। क्लियर आया? शॉर्टली सब कुछ समझा देती हूँ क्या क्या हुआ है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। वायु द्वारा परागित पुष्प में, वायु द्वारा परागित पुष्प हल्के होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, निर्माण बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होएगा, मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित होगी, पुष्प सामान्यतः आकर्षित नहीं होगा, वर्तिकाग्र रोम युक्त होगी, पुष्प हमारा अनावृत होगा और बीजांड हमारा एक ही होगा। ये हमारे किसके लक्षण है? अगर वायु द्वारा परागण होगा तो उनके कैरेक्टर्स है। क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पॉइंट नंबर बी, जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण होता है, उसको मैंने आपको कल बताया था कि क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि जल द्वारा परागण को हम क्या बोलते हैं। ठीक है? जल द्वारा परागण को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। बहुत कम पुष्पीय पादप होते हैं जिनमें जल द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। क्या है? बहुत कम पुष्पीय पादपों में जल द्वारा परागण होता। क्लियर ये वाली लाइन? बहुत कम पुष्पीय पादप हैं जिनमें जल द्वारा परागण होता है। अब यह क्या है? यह 30 वंशों तक ही सीमित है। कितने वंशों तक सीमित है? यह 30 वंशों तक ही सीमित है। पता क्या होगा, जितना आप कमेंट सेक्शन में फालतू बकवास ना करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आपको ये हाइड्रोफिलस वर्ड लर्न नहीं हो रहा या फिर इसका कोई एग्जाम्पल लर्न नहीं हो रहा, आप वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो साथ के साथ में कमेंट करते चलिए उस वर्ड को, उसके बारे में कमेंट कीजिए कि आपको क्या आता है, दूसरों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए कि वो क्या होता है। ऐसा करेंगे आपकी नॉलेज बूस्टअप होगी, औरों की नॉलेज बूस्टअप होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत बकवास करते रहते कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको करना ही है तो उसको डिफरेंट वे से करो ताकि आपकी नॉलेज अच्छी हो। कमेंट करो, उसके अंदर आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आप क्या जानना चाहते हो, और या फिर आप किसी के साथ अपनी कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हो, उसे शेयर करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो हमारा जल द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा हमारा परागण? जल द्वारा परागण। ये क्या होता है? यह अधिकांशतः हमारे जो एक बीज पत्री होते हैं ना, एक बीज पत्री पादप,
एक बीजी पत्तपत्री पादपों में होता है। किस में होता है हमारा? एक बीजपत्रीय पादपों में होता है। अब जल द्वारा परागण आप खुद सोचो कि किस तरह से होगा जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण जब भी होगा, क्या होगा कि हमारे जो नर परागण है वो जल की सतह पर छोड़ दिए जाएंगे और मादा की जो वर्तिकाग्र है वो जल की सतह पे होएगी। जैसे कि हमारा ये जल और ये हमारी फीमेल, या तो ये यहाँ पर हो सकती है, सतह पर हो सकती है ना, तो ये परागण वहां चले जाए, नहीं तो क्या होगी, ये कहीं नीचे होगी, तो ये परागण हो सकता है पानी में अंदर डिसॉल्व हो, और हो सकता है कि ये सिर्फ निषेचन करने के लिए ही ऊपर आए, यानी कि इसे निषेचन करना होगा तो ये ऊपर आए। तो अब हम देखते हैं कि जल द्वारा परागित पुष्पों के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स होंगे वो किस टाइप से होंगे कि उनमें जल द्वारा परागण हो। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, जल द्वारा परागित, जल द्वारा परागित पुष्प के लक्षण, यानी कि पुष्प हमारा कैसा होगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे कि उसमें हमारा क्या हो, जल द्वारा परागण हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परागण हल्के होने चाहिए। भाई परागकण हल्के नहीं होंगे तो हमारे क्या ये जल की सतह पर तैर पाएंगे, ये अंदर पैदे पे जाके चिपक जाएंगे तो हमारा परागण फिर से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ये होने चाहिए अवलेदनीय होने चाहिए। अवलेदनीय का मतलब है कि कभी ना भीगने वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये हमारे अवलेदनीय होने चाहिए, यानी कि ये जो हमारे परागकण है ये पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर ये भीग जाएंगे, भारी हो जाएंगे, जल की सतह पे पैदे में चले जाएंगे तो ऐसे नहीं होने चाहिए, यानी कि अवलेदनीय नहीं होने चाहिए, कभी भीगने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इनमें लंबी चिपचिपी अवलेदनीय वर्तिकाग्र होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इनमें परागकण हल्के होने चाहिए, हमारे अवलेदनीय होने चाहिए, परागकण ही अवलेदनीय होने चाहिए। फिर हमारी जो वर्तिकाग्र है वो लंबी होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए। चिपचिपी क्यों होनी चाहिए, अगर हमारी जो वर्तिकाग्र है चिपचिपी नहीं होगी तो परागकण आके कहाँ चिपकेंगे, ठीक है, वो अगर एक बार आ जाएंगे और फिर वापस पानी के बहाव से चले जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक बार आ गए तो फिर जाने नहीं चाहिए। इसलिए क्या होनी चाहिए, हमारी वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए और वर्तिकाग्र अवलेदनीय भी होनी चाहिए। अवलेदनीय यानी कि वो भी अगर पानी में भीग जाएगी तो वह भी ऊपर जो हमारा एरिया है, जो पानी की सरफेस है उसके ऊपर फ्लोटिंग नहीं कर पाएगी, वो भी नीचे डूब जाएगी। तो हमारी वर्तिकाग्र भी क्या होनी चाहिए, अवलेदनीय होनी चाहिए। हमारी वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, अवलेदनीय होनी चाहिए। अब देखो जल द्वारा परागण दो स्थानों पर होता है। कहाँ होता है, दो स्थानों पर होता है। एक होता है अपने जल की सतह द्वारा, क्या होगा, एक हमारे जल की सतह द्वारा, दूसरा क्या होगा हमारे जल की सतह के नीचे। एक क्या होगा हमारे जल की सतह पर, एक होगा हमारे जल की सतह के नीचे। अब हम ये ही देखने वाले हैं कि जल की सतह द्वारा किस में होगा
और जल की सतह के नीचे किस में होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं जल की सतह द्वारा किस में होगा और जल की सतह के नीचे किस में होगा। कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं किस में होता है जल की सतह द्वारा, किस में होता है जल की सतह के नीचे। चलिए, जो हमारा वैलिस्नेरिया होता है, हाइड्रा होता है, कौन सा हमारा वैलिस्नेरिया और हाइड्रा, इनमें क्या होता है जल की सतह द्वारा परागण होता है। मतलब कि जो हमारा फूल होता है या वर्तिकाग्र होती है वो जल की सतह पर पाई जाएगी और परागण भी जल की सतह पर होंगे, तो वहां पे परागण हमारा इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे जल की सतह के नीचे परागण कहाँ होता है, हमारे होता है ज़ोस्टेरा में। किस में होता है, हमारे ज़ोस्टेरा में। ये हमारे क्या होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, यानी कि वैलिस्नेरिया और हाइड्रा किस में पाए जाएंगे, हमारे स्वच्छ जल में। लेकिन हमारा ज़ोस्टेरा क्या होगा, लवणीय जल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा हमारा ज़ोस्टेरा, लवणीय जल में पाया जाएगा। अब ये लवणीय जल में किस तरह से क्या करता है, ज़ोस्टेरा में परागकण फीते नुमा होता है, यानी परागकण ही हमारे क्या होते हैं, ऐसे फीते की तरह होते हैं। ठीक है, तो जल की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। कैसे होते हैं ज़ोस्टेरा में परागकण, फीते नुमा होते हैं, जल की सतह पर तैरते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे मादा पुष्प पर पहुंच जाते हैं। क्लियर इतना। चलिए अब आप पॉइंट डाल लीजिए, हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स करेंगे। क्या करेंगे, हम स्पेशल पॉइंट्स करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारे स्पेशल पॉइंट्स। हो सकता है ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि यहाँ जो आपको मटेरियल मिल रहा है ना हमारे पॉलिनाइजेशन के बारे में, वो आपको कंप्लीटली कहीं और कभी नहीं मिलेगा। एंड आपके बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना आपको जानना चाहिए उतना, कोई बकवास नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही। चलिए, अधिकांश जलीय पादपों में क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अधिकांश जलीय पादपों में पुष्प जल की सतह से बाहर निकले रहते हैं। क्या रहते हैं, पुष्प जल की सतह से बाहर निकले रहते हैं। अब पुष्प जल की सतह से बाहर निकले रहते हैं ना, तो इनमें क्या होगा, परागण हमारे किसके द्वारा होगा, यानी कि पुष्प जल में ही रहता है लेकिन जल की सतह से बाहर निकला हुआ है, तो वहां पे परागण या तो वायु द्वारा होगा या फिर कीट द्वारा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोई पुष्प पादप है और वो जल की सतह से ऊपर है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो उसमें परागण कैसे होगा, जल द्वारा होगा, कीट द्वारा होगा या वायु द्वारा होगा। जल में रहना ही ये नहीं है कि वहां पर परागण जल द्वारा हो जाएगा, उसमें परागण किस तरह से होगा, या तो वायु द्वारा होगा या हमारे कीट द्वारा होगा। एक पॉइंट क्लियर, फर्स्ट स्पेशल पॉइंट क्लियर आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइकॉर्निया और कुमुद में, किसमें, आइकॉर्निया और कुमुद में परागण कीटों द्वारा होता है।
आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, स्कॉर्निया क्रिस्पिस, एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है ये सब, जिसे कि हम बंगाल का आतंक बोलते हैं। अब बंगाल का आतंक क्या क्यों बोला? क्योंकि ये जो पुष्प था ना, ये जल की सतह पर पाया जाता था और तीव्र गति से वृद्धि करता था, जिसने पूरे जलीय जीवों की मृत्यु कर दी। तो अब ये जो आइकॉर्निया है जल की सतह पर पाया जा रहा है, लेकिन इसमें जल द्वारा परागण नहीं हो रहा, इसमें किसके द्वारा परागण हो रहा है? हमारे कीटों द्वारा परागण होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैविक कारकों से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे? जैविक कारकों से रिलेटेड। चलिए अब हम उसे देखते हैं कि जैविक कारकों से रिलेटेड हमारा पॉइंट क्या है। ठीक है, जैविक कारकों मुख्यतः परागण जैविक कारकों द्वारा होता है। जैविक कारकों द्वारा मुख्यतः परागण होता है। अब जैविक कारक कौन कौन से हैं? हमारे कीट है, मधुमक्खी है, छिपकली है, चमगादड़ है, ये हमारे क्या है? जैविक कारक है। इनके द्वारा हमारे ज्यादातर परागण की प्रक्रिया कैसे होगी? हमारे जैविक कारकों द्वारा ही होगी। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हम देखने वाले हैं हमारे और पॉइंट्स कि ऐसे पुष्प होते हैं उनके क्या लक्षण होंगे। इनमें क्या होता है? हमारे मकरंद ग्रंथियां, जो कि हमारे है ना वायु द्वारा परागण था ना, उसमें नहीं थी, तो इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और क्या होता है? पुष्प इनके क्या होते हैं? छोटे छोटे पुष्प होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं इनके? छोटे। और इनमें क्या होता है हमारे कि अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए होता है इन्हें, ताकि जो हमारे कीटों द्वारा परागण होगा या फिर किसी और के द्वारा, उन्हें एक सुरक्षित स्थान चाहिए होता है। तो हमारे ये जो छोटे पुष्प हैं इनमें तो नहीं हो सकता ऐसा, तो बड़े जो पुष्प होंगे ना उनमें हमारे कीटों द्वारा होगा, और जो हमारे छोटे पुष्प होंगे ना उनमें हमारे वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और हमारे पराग लुटेरे किसे कहते हैं? पराग लुटेरे क्या होंगे? जो हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे कीट वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह में, वो क्या करते हैं? हमारे पराग कणों को प्लांट से अलग कर लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं बेनिफिशियल के लिए। तो ऐसों को क्या बोलते हैं? हम पराग लुटेरे कहते हैं। बहुत सारे जो हमारे पॉलन ग्रेन हैं इनके प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, जिन्हें कि हम पॉलन प्रोडक्ट्स कहते हैं, पराग भोज बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर, जो कि बहुत पोषकों से भरपूर होते हैं। और हमारे जैसे कि खिलाड़ी लोग हैं जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वह हमारे पॉलन प्रोडक्ट खाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।